नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है और शनिवार को एक साथ कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। ये भी बता दें कि इस समय प्रदेश में कोरोना के 37 एक्टिव केस है, तो उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के केसेस सामने आने लगे हैं और 24 नए मरीज एक साथ शनिवार को सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 37 एक्टिव केस हो गए हैं। कुल मिलाकर पिछले एक हफ्ते में तेजी से जो संक्रमण का दर है वो बढ़ा है। सावधानी एकमात्र विकल्प है कि जितनी सावधानी उतना ही कोरोना से बच सकते हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना अनिवार्य है, समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं बाहर है तो देखकर चीजें खाएं, देखकर वहां पर बैठें और साथ ही सैनिटाइज करके हर जगह पर जाएं। पिछले एक हफ्ते में क्योंकि तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अभी एक बार फिर से कोविड का कहर है। कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं और जांच कराना बहुत जरूरी है। भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, कोविड का कहर एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। अभी ताजा आंकड़े क्या कुछ है कोरोना के? देखिए, कोविड के केसेस वाकई में लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक चिंता की बात यहाँ पर हो गई है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अकेले देहरादून की मैं बात करूं, कल ही में देहरादून में 21 केसेस आए हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ भी नजर आया है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता इसलिए बढ़ गई है, सरकार की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अगले 20 दिन बाद चारधाम यात्रा प्रदेश में शुरू होने वाली है और देश भर से लोग जो हैं वो आते हैं, उत्तराखंड का रुख करते हैं और तेजी से जो संक्रमण का दर है वो देश भर में देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस चिंता की बात बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, मास्क की अनिवार्यता की बात की जाए, तो वो कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रहा है कि फॉलो हो रही है। लेकिन सवाल ये है भारती के अभी समिट में भी कई विदेशी जो लोग हैं आए थे हाल ही में, और इसी के साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं, स्थानीय लोग, जिन्होंने सावधानी नहीं बरती। इसको लेकर क्या अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी किया गया है या पुराने गाइडलाइन को ही फॉलो करना होगा? देखिए, फिलहाल तो पुराने गाइडलाइंस को ही फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है और वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, वो प्रोटोकॉल भी ठीक से पालन नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि बीच में आपको ध्यान होगा, अगर मैं पिछले महीने की ही बात करूं तो कोविड के केसेस प्रदेश में 0 थे और इस बात को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी पीठ भी खूब थपथपाई थी। हालांकि एक चिंता की बात यह है कि अब जरूरत इस बात की है कि कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, वैक्सीन बूस्टर डोजेज उनका नंबर्स यहाँ पर बढ़ाया जाए। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो नहीं देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन जो है वो लग रही है, कोविड टेस्ट कहीं पर भी हो रहे हैं। अब जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और अगर आप बात करें लोगों की, तो जिनको भी हल्का वायरल भी हो रहा है तो वो उसकी खांसी ही कम से कम 15 से 20 दिन तक नहीं जा रही है, तो ये भी एक चिंता की बात है। हालांकि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम्स हैं और रिकवरी रेट भी ठीक है। कोविड केसेस भले ही हो रहे हैं लेकिन लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोविड के केसेस लगातार पिछले एक हफ्ते में तेजी के साथ बढ़े हैं, वो एक चिंता की बात जरूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। अपनी स्टूडेंट्स के साथ अश्लील और गंदी हरकतें करने के बाद सुसाइड की कोशिश करने वाले कलंकित कोच नरेंद्र शाह से आज पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद हो सकती है आरोपी कोच की अरेस्टिंग। आरोपी नरेंद्र शाह के स्वास्थ्य में अब सुधार आ गया है। ये भी बता दें कि नरेंद्र शाह से पूछताछ के लिए कल पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर ने पूछताछ की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पुलिस टीम बिना पूछताछ के ही वापस लौट गई थी। तो नरेंद्र शाह से आज पूछताछ होगी। जितनी भी खिलाड़ियां हैं उन्होंने नरेंद्र शाह के खिलाफ कंप्लेन की है कि अश्लील बातें करते हैं और इस वजह से ही पुलिस को अरेस्ट करना था नरेंद्र शाह को, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके चलते अस्पताल में अब वो भर्ती हैं। और अब क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि पूछताछ कर सकती है पुलिस, तो ऐसे में एक बार फिर से पुलिस की टीम जो है
पूछताछ करने पहुंचेगी नरेंद्र शाह से। इससे पहले वो नहीं कर पाई थी। सत्येंद्र बर्तवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आज क्या उम्मीदें हैं कि नरेंद्र शाह से पूछताछ सफल होगी, क्योंकि कल तो जब पुलिस गई थी तो फिर नहीं पूछ पाई थी? बिल्कुल अंकिता, क्योंकि लगातार पुलिस नरेंद्र शाह जो आरोपी है इससे पूछताछ के लिए जारी है, लेकिन इसकी स्वास्थ्य में दिक्कत होने के चलते जो डॉक्टर ने अभी तक अलाउ नहीं किया था। बताया जा रहा है कि आज नरेंद्र शाह जो आरोपी है इसकी आज स्वास्थ्य में सुधार है और पुलिस ने डॉक्टर से परमिशन के बाद ही इससे आज पूछताछ कर सकती है। जी बिल्कुल, हालांकि पूछताछ में वो कौन से सवाल होंगे, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आरोप लगाया है खिलाड़ियों ने नरेंद्र शाह पर? बिल्कुल, क्योंकि जो 3 खिलाड़ी हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है कि नरेंद्र शाह ने उनके साथ अश्लील जो बातें की थी और उनके साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें एक जो खिलाड़ी की तहरीर से मुकदमा दर्ज हुआ है नेहरू कॉलोनी में, उसी मुकदमे को लेकर पुलिस अब नरेंद्र शाह से पूछताछ करेगी और इन बातों का भी ख्याल रखेगी कि नरेंद्र शाह की, क्योंकि बताया जा रहा है कि हालात भले ही सुधार है लेकिन उसको लेकर भी देखा जाएगा कि किस तरीके से उससे बातचीत की जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत पुलिस को अभी तक आई है, पुलिस लगातार नरेंद्र शाह को केस से पूछताछ के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन नहीं हो पाई बातचीत, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो डॉक्टर से परमिशन के बाद ही पुलिस उससे एक बार फिर बातचीत कर सकती है। तो बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी साझा करने के लिए। वहीं नरेंद्र शाह के एकेडमी की 2 अन्य फीमेल खिलाड़ियों ने शनिवार को जांच अधिकारी के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें खिलाड़ियों ने नरेंद्र शाह पर आरोप लगाया है कि कोच उनके साथ छेड़छाड़ करता था। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने साल 2018 में एकेडमी ज्वाइन की थी। 20 मार्च 2023 को वो खेल प्रैक्टिस करके अपने कमरे में वापस गई तो कोच नरेंद्र शाह ने उनके मोबाइल पर फोन किया और अश्लील बातें की। इसकी उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की है। पीड़ितों का आरोप है कि कोच लंबे समय से उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उन्हें डराया गया था कि अगर किसी को कुछ कहा गया तो खेलने नहीं देंगे, भविष्य खराब कर देंगे। तो भविष्य खराब करने की धमकी नरेंद्र शाह की तरफ से दी गई और इसके साथ ही नहीं खेलने देने की जो धमकी है वो भी नरेंद्र शाह की तरफ से दी गई है। तमाम जो खिलाड़ियां हैं, खिलाड़ियों को, जो भी महिला खिलाड़ी है खासतौर पर, जब वो खेलने के बाद अपने कमरे में लौटी तो अश्लील बातें नरेंद्र शाह ने की है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी महिलाओं के पास है। लाई जाए, कल भी हम गए थे, वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, तो वो कह रहे थे डॉक्टर के हम चेकअप करेंगे, कल बताएंगे, तो आज बताएंगे, जो भी बताएंगे। तो सर अगर जैसे नरेंद्र शाह की तबीयत सुधार आता है तो क्या अरेस्टिंग होगी? अब देखो, ये तो साक्ष्य पहले जुटा रहे हैं, उसको भी पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये तो पोक्सो का मामला। नाबालिग से छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी अनिल जहरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ थाना राजपुर में भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अभी भी लगातार पुलिस जो है पूछताछ करने के बाद ही इस पूरे मामले को असली तरीके से सुलझा पाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है और जानलेवा हमला करने का भी ये पूरा मामला है, जिसमें कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी अनिल जहरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब पूछताछ की बारी है। आरोपी यूपी के सहारनपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। जेईई पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी बीजेपी नेता संजय धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को 4,25,000 रुपए कैश, कुछ ब्लैंक चेक और अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। संजय धारीवाल जेईई पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि संजय धारीवाल ने करनाल में अपने भाई के एक मकान पर अभ्यर्थियों को ले जाकर वहां पेपर सॉल्व कराया था। संजय धारीवाल मोहम्मदपुर जट गांव का ग्राम प्रधान है और मंगलौर क्षेत्र में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रह चुका है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है और जेईई पेपर लीक और पटवारी पेपर लीक दोनों मामलों में अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
जिसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेईई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है। इसमें 4,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को दिल्ली आएंगे और कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। कल सुबह 11 बजे दोनों सीएम धामी बता दें कि और पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इस मुलाकात के दौरान G20 समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही सीएम धामी कल शाम 3 बजे केंद्रीय रेल मंत्री से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें देहरादून से दिल्ली, टनकपुर से रामनगर दिल्ली के लिए ट्रेन को लेकर भी बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी उत्तराखंड में महिला वोटर्स पर फोकस किए हुए है। पार्टी का मानना है कि इस वोट बैंक को साध लिया तो बिना शोर शराबे के चुनाव भी जीत लिया। संगठन लेवल पर इसके लिए महिला मोर्चा को एक्टिव कर दिया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा इन दिनों कमल मित्र योजना पर काम कर रहा है। योजना के तहत महिला विंग को हर बूथ पर 20 महिलाओं की टीम खड़ी करने का टारगेट दिया गया है, जिन्हें कमल मित्र का नाम दिया जाएगा। उत्तराखंड में 11,500 बूथ है, यानी चुनाव आते आते 2,32,000 महिला वोटर्स की एक और टीम तैयार हो जाएगी, जो इतने ही घरों में जाकर पार्टी का प्रचार माध्यम बन जाएंगी। कमल मित्र है, कमल मित्र का मतलब है कमल के साथ जितनी भी महिलाएं जुड़े, जो हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, वो छोटे छोटे कार्य करती हैं, उनको भी आगे लाना है और हर एक बूथ पर 20 महिलाओं को जोड़ना हर बूथ अध्यक्ष का काम है। महिलाओं का पर्वतीय क्षेत्र में जीवन सरल हो, उनके जीवन को सरल करने के लिए उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देना, घसियारी योजना के अंतर्गत उनका बोझा कम करना। महिलाओं को लेकर बीजेपी सरकार कई फैसले अब तक ले चुकी है। पत्नी को पति की पैतृक संपत्ति में कानूनी रूप से सह खातेदार बनाया गया। महिलाओं के सिर से बोझ कम करने के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का कानून बनाया गया। उज्ज्वला गैस योजना हो या फिर साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री में रिफिल कराने की योजना, इसका सीधा फायदा गरीब तबके की महिलाओं को पहुंचा है। बीजेपी की नजर राज्य के उस 50% वोटर पर है जिस पर महिलाओं का कब्जा है। यही कारण है कि आधी आबादी के हर वर्ग पर बीजेपी मेहरबान रहती है। अब कमल मित्र कार्यक्रम के जरिए पार्टी से जोड़कर पुख्ता तौर पर वोट में कन्वर्ट करने की योजना है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लंबे समय से बीमार चल रहे कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ अब पूरी तरह से स्वस्थ है। किडनी ट्रांसप्लांट कर लौटे किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बेहड़ ने पार्टी पर गढ़वाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बेहड़ ने कहा है कि पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक कुमाऊं के इलाके से बनाए हैं और ये तब है जब गढ़वाल में विधानसभा के साथ ही लोकसभा की भी ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में बेहड़ ने पार्टी को गढ़वाल में भारी नुकसान की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी को संगठन के स्ट्रक्चर पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। गढ़वाल जहां गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, उसकी वहां एक पद देना चाहिए था, एक पद कुमायूं में देते और तीसरा पद जो है वो हरिद्वार या उधम सिंह नगर में तराई में देना चाहिए था। तो बैलेंस होता तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा पहुंचता, कांग्रेस को काम करने में ज्यादा आसानी होती। आज तीनों के तीनों पद कुमायूं में है, गढ़वाल की पूरे गढ़वाल खाली पड़ा हुआ है। इससे नुकसान तो कांग्रेस को आने वाले समय में होगा ही। तो गढ़वाल में पार्टी को नुकसान होगा, ये कहना है तिलक राज बेहड़ का। उन्होंने कहा
कि अब ऐसा समय आ गया है जब लोकसभा के चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा सीटें गढ़वाल की है, और ऐसे वक्त में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपनेता तक क्यों कुमाऊं के चुने जा रहे हैं, बल्कि गढ़वाल पर भी ध्यान देना जरूरी है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के 6 महीनों के भीतर ही जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे सुभाष वर्मा और कानपुर के विधायक उमेश कुमार ने पंचायत के विकास कार्यों में कमीशन खोरी के आरोप लगाए हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने हरिद्वार के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बना दी है। अब कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। गढ़वाल कमिश्नर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पर कई आरोप लगे हैं अनियमितताओं को लेकर, खासतौर पर अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी के विरुद्ध मंडलायुक्त महोदय के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें कतिपय बिंदुओं पर जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं गलत है, अनियमितता है तो उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन अभी जांच बैठी है, जो निर्णय होगा सामने होगा। रही बात भाजपा की जो पूरी सोच है वो सबके सामने है, वो जन विरोधी है। पर्यटन के क्षेत्र में ऋषिकेश अपनी एक अलग पहचान रखता है। यही कारण है कि यहाँ साल भर देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ के गंगा तट लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। आखिर मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। बीते 5 साल में गंगा के असुरक्षित घाटों पर 190 लोग मौत के आगोश में समा गए हैं। गंगा में राफ्टिंग, कैंपिंग के साथ साथ मौज मस्ती पर्यटकों पर भारी पड़ रही है। इसके साथ ही गंगा तट से लगे हुए 3 जिलों के सीमा विवाद के चलते घाटों पर ना तो जल पुलिस है और न ही पर्यटकों के बचाव के कोई साधन है। डूबने वाले मामले पे पुलिस विभाग से कई बार स्पेशली चाहे एसपी हो चाहे सीओ साहब से बोला, और उनकी एक बात होती है कि ये हम व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की पुलिस में जो भर्तियां हैं वो कम है। पुलिस विभाग में सिपाही नहीं है या अधिकारी नहीं है। शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश के साईं घाट तक 35 किलोमीटर के गंगा तट पर बाहर से आने वाले पर्यटक कभी सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने और नहाने के चलते गंगा में डूबने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ऐसे में 3 जिलों की पुलिस इन बीते 5 सालों से सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े हुए बैठी है। अब 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री गंगा स्नान करके अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसे में प्रशासन को गंगा घाटों की सुरक्षा को प्राथमिकता से देना चाहिए। देखिए, ये जो डूबने की घटनाएं हैं, ये जो नीम बीच और उसके आगे का जो कच्चा क्षेत्र है जहाँ पे कोई घाट नहीं है और वहाँ पे बोर्ड भी लगे हैं कि ये डेंजरस जगह है, यहाँ पे नहाना मना है, फिर भी बाहर से आए कुछ यात्री वहाँ पे चले जाते हैं, जिसमें कभी कभी ये डूबने की घटनाएं हुई हैं। घाटों की सुरक्षा के लिए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और पर्यटन विभाग है, दोनों को हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर चेन लगनी है, जहाँ मरम्मत होनी है, जहाँ पर लाइट्स आदि की व्यवस्था होनी है, वो पर्याप्त की जाए। इस दिशा में इरिगेशन विभाग को सतर्क किया जा रहा है। बीते 5 साल से लगातार गंगा में डूबते लोगों की मौत के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश के गंगा घाट स्नान के लिए सुरक्षित नहीं है और टिहरी, पौड़ी और ऋषिकेश के पुलिस प्रशासन घाटों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। टिहरी के चंबा में टनल के आसपास किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन भी अब एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों को नोटिस के साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में टनल का निर्माण किया गया है, लेकिन टनल को जाने वाले बाईपास रोड पर लगातार अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और टीम द्वारा निरीक्षण किया गया।
जहाँ पर भी लैंड जो है पीडब्ल्यूडी या बीआरओ की अगर लैंड्स है और उस पर प्रॉपर नोटिस की तामीली है या फिर पब्लिक एरिया में किसी ने अपनी निर्माण सामग्री है या कुछ भी अपना व्यक्तिगत सामान है वो भी रखा है तो उसको हमने जब्त किया है। एंड आफ्टर सर्विंग नोटिस अगर कोई निर्माण कार्य है तो उसको भी हमने वहां से रिमूव किया है। दुगड्डा समेत लैंसडाउन से सटे करीब पहाड़ी इलाकों में इन दिनों पेयजल आपूर्ति ठप हो चुकी है। दरअसल पंप ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे 1 दर्जन से भी ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई चौपट हो गई है। पंप ऑपरेटरों के कार्य बहिष्कार के बाद से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। तो वही मामले में जल संस्था का कहना है कि ठेकेदार और पंप ऑपरेटर्स के बीच धनराशि के भुगतान को लेकर विवाद हुआ है, जिसे अब सुलझा लिया गया है और पानी की समस्या जल्द दूर की जाएगी। जो कार्य बहिष्कार का होता उनका अपने जो ठेकेदारों के साथ कोई भुगतान पूरे न होने के संबंध में था, उनका आपस में समझौता हो गया है। वो उन्होंने उनके खाते में उसके सापेक्ष 11,000 रुपये की धनराशि जो अवशेष थी वो डाल दी है या कुछ डालने की प्रक्रिया में होंगे। उनका वो समझौता ये हो गया कि ठीक है, उनके क्लियर 11,000 जमा होने पर क्लियर हो गया। तो दूर दराज से लोग पानी लेने को मजबूर है, यहां तक आते हैं लोग और फिर पानी लेकर जाते हैं। पंप ऑपरेटर मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कई इलाकों में पेयजल का संकट है। कोटद्वार में खासतौर पर लोगों को पानी की समस्या हो रही है और ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि जब ये हड़ताल खत्म होगी तो ही हम तक पानी की सप्लाई हो पाएगी।